Good morning, friends. कैसे हो मेरे दोस्तों? So I'm going to announce very good news, guys. From today onwards, I'm going to start a 6 month of current affairs for 2020 UPSC exams and state PSC exams. So आज से हम लोग 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा, मोस्टली दिसंबर से, देन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मिड ऑफ द मई तक हम लोग पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। और हमारा फोकस होगा यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ओके, सो आज हमारा डे 1 सेशन है गाइस, और आज के दिन हम लोग जो है ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कब कब इसको इनेक्ट किया गया, ओके, फंडामेंटल राइट क्या है। देन हम लोग पढ़ेंगे स्वच्छ भारत मिशन क्या है। ओके, देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पोषण, पीएम पोषण अभियान क्या है। देन हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और यूएसए का जो फंडामेंटल है फाउंडेशनल एग्रीमेंट है गाइस। ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया और यूएसए के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए थे। ओके, तो ये पढ़ेंगे। गूपर अलायंस क्या है ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है गाइस। और इन द लास्ट में हम लोग नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पढ़ेंगे, और एक और पाइपलाइन इसी के बीच पढ़ेंगे जो कि नाम है तापी पाइपलाइन। ओके, सो ये सारे टॉपिक हैं गाइस जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आवर फर्स्ट टॉपिक गाइस। फर्स्ट टॉपिक इज व्हिच वी हैव इज राइट टू एजुकेशन। ओके, सो ये एजुकेशन के बारे में तो गाइस पढ़ा है कि हमें कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, बट एग्जैक्टली ये कब इनेक्ट किया गया, क्या क्या इसके प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है गाइस। ओके, पहले जो है एजुकेशन जो था वो किसके अंदर था, वो स्टेट के अंदर का था। स्टेट का क्या मतलब है गाइस? स्टेट का मतलब ये है कि सेंटर इस पे लॉ नहीं बना सकता। ओके, हर अपना स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है लॉ बना करके एजुकेशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। क्या था गाइस? इमरजेंसी की प्रोविजन थी। किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे। उसमें एक अमेंडमेंट था एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन को जो है गाइस ट्रांसफर किया गया स्टेट से कनकरेंट लिस्ट में। मतलब कि कनकरेंट लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों जो है लॉ बना सकते हैं। ओके, फिर बाद में इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ? ये हुआ गाइस 2002 में। ओके, और इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। मतलब कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जिससे राइट टू एजुकेशन जो है पिक्चर में आ गया। ओके, अगर और बात करें गाइस तो ये एजुकेशन और कहां पे मेंशन हुआ है? अगर आप बात करो डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में। ये क्या डीपीएसपी का आर्टिकल 45? डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, इसको हम लोग डिटेल्स में अपकमिंग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं गाइस। ओके, पहले हम समझ लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो है हमें बताया गया, आर्टिकल 45 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 6 ईयर। ओके, सो इन सब प्रोविजन की वजह से जो है गाइस ये पूरा एजुकेशन का है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा गाइस तो ये पूछ दिया जाएगा कि ये कौन से राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल। अगर आप यूपीएससी की पेपर उठाकर देखो तो अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक 2020 या 2019 के पेपर में ये पूछा गया था राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल से निकला गया था। सिंपल सा क्वेश्चन गाइस, या आंसर में था आर्टिकल 20 या 21, 22, 23 लाइक दैट। ओके, 21A भी था। अगर आप को पता है ये चीजें तो गाइस बहुत ही इजीली आप 2 नंबर जो है अटेंड कर सकते हो जस्ट बाय मार्किंग द आर्टिकल 21। ओके, आई होप कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ओके, सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ भारत मिशन।
ये जो है बहुत ही बोल सकते हैं बोल्ड और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, जो कि लॉन्च किया गया था 2014 में गाइस, 2014 में। ओके, ये स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली गाइस अगर बात करें तो ये दो पार्ट में लॉन्च किया गया था। एक ग्रामीण में लॉन्च किया गया था, एक स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छ भारत एसबीजी का, एसबीएम का मतलब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। ओके, अगर मैं ग्रामीण की बात करता हूँ गाइस, तो ये जो ग्रामीण वाला स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे जैसे भी। स्वच्छ भारत मिशन का जो ग्रामीण वाला पार्ट था उसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के द्वारा। ओके, एंड जो अर्बन था गाइस, स्वच्छ भारत मिशन का जो अर्बन पार्ट था वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया था। ये बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको चाहे जैसे भी आप रख लो। ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन का जो पार्ट 1 फर्स्ट टाइम जब 2014 में लॉन्च किया गया था गाइस, उस टाइम पे क्या क्या एम्स थे? पहला एम था कि ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, टॉयलेट बनाना है, मैनुअल स्पंजिंग। मैनुअल स्पंजिंग का मतलब होता है गाइस, आप देखोगे गटर वगैरह में, नाले वगैरह में जो है, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं बिना किसी सुरक्षा के डायरेक्टली उसमें अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, और वहां सफाई कचरा वगैरह निकालते हैं। इससे कभी कभी उनकी मौत भी हो सकती है, उनके हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इशू होता है। ओके, तो ये सब मैनुअल स्पंजिंग के चीजों को रिमूव करना है, टॉयलेट बनाना है, ओपन डिफिकेशन फ्री करना है गाइस, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और पहली बात तो लोगों को बिहेवियरल चेंज करना है गाइस, कि लोग पहले थे कि टॉयलेट यूज करने में बहुत लोग कतराते थे और वो खुले में शौच करना ज्यादा पसंद करते थे। तो ये जो इंसान के जो बिहेवियर है गाइस, उसके लिए जो है उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए। आप अगर देखे होंगे गाइस, एड आता था अमिताभ बच्चन का, राइट। तो ये चीजें हैं गाइस। ओके, तो ये जो है जो स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट फर्स्ट था उसमें ये चीजें ली गई थी। ओके, उसका जो सेकंड पार्ट है गाइस, स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए वो देख लेते हैं। ओके ओके, तो ये सेकंड पार्ट है गाइस जो स्वच्छ भारत मिशन का। ओके, तो स्वच्छ भारत मिशन में क्या क्या है? सेकंड पार्ट में गाइस, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 विलेज आर प्रोसेसिंग टुवर्ड अचीविंग द ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस। ओके, तो गाइस देखो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको जो भी वेस्ट होगा वो दोबारा से बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे कि गोबर गैस हो गया, इसको बनाकर गोबर डाल करके इसमें से गैस निकली, जिससे कि ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। जो भी गोबर वेस्ट होगा उसको गाइस हम खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा ड्राई वेस्ट है और कौन सा वेट वेस्ट है। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे तो आज के दिन में आपको एक जगह पे 2 डस्टबिन दिखेंगे इस टाइप के। पहला तो रहेगा कि ठीक है, कि जिसको हम लोग डिग्रेडेबल या बोलते हैं ना कि जो वेट है, और दूसरा बोलते हैं कि ड्राई है, मतलब कि जिसमें थोड़ा गीला वगैरह सामान डालेंगे, जिसमें बिल्कुल सूखा सामान, सूखा वेस्ट डालेंगे, तो इस तरह से होगा। ओके, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्यूल स्लैज मैनेजमेंट है गाइज। ओके, तो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग होती है, फिर यहाँ से इसमें सामान बाहर कर लेकर के दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है, वेस्ट वगैरह। ओके, सो ये सारी चीजें गाइस क्या है हमारी, ये सेकेंड फेज में लॉन्च किया गया था। और इस सेकेंड फेज कब लॉन्च किया गया था गाइस, ये याद रखना 2020 और 2021 के सेशन में लॉन्च किया गया था। और कब से? 2024 और 2025 तक का ये टारगेट है कि ये सारी चीजें जो है इन्होंने इनको अचीव करना है। ओके, समझ में आ गया ये चीजें क्या है? इसी से मिलता जुलता गाइस एक आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एक इनिशिएटिव और था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ओके, जिसका नाम है गोवर्धन मिशन। ओके, गोवर्धन मिशन गाइस। ओके, तो ये गोवर्धन मिशन करता क्या गाइस? ओके, इस मिशन के तहत गाइस गोवर्धन, पहली बात तो गोवर्धन का आपको फुल फॉर्म भी पूछ हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि गोवर्धन का क्या मतलब है। तो गालवेंजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, ओके, स्कीम है गाइस। ये एक इम्प्लीमेंट किया गया था अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर फेज 2 में। ओके, किसके द्वारा? क्योंकि देखो ग्रामीण का है गाइस, तो आपको पता है ग्रामीण किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन। ओके, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरी बात की, किसके डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन किसके अंतर्गत आती है? याद रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
जल शक्ति के अंतर्गत। ओके, और ये लॉन्च 2018 में किया गया था। ओके, इसका एम क्या है गाइस? इसका एम है कन्वर्ट करना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू द कंप्रेस्ड बायोमास। ओके, मतलब कि जो गोबर वगैरह है गाइस, ठीक है, उसको एक, या फिर जो कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल है मटेरियल्स हैं, उसको जो है मशीन में डाल करके कंप्रेस करके गाइस वहां से बायोगैस जनरेट करना है। ठीक है, इस इनिशिएटिव एम, इसका एम क्या था गाइस? ये अट्रैक्ट करना था एंटरप्रेन्योरशिप को। ओके, और स्टेब्लिश करना था कम्युनिटी बेस्ड प्लांट इन रूरल एरियाज। ओके, सो लोगों को मतलब ग्रामीण एरिया में जो है इसको लॉन्च करके लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को अट्रैक्ट करना था इस एरिया में, जिससे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग मैनेज कर सके और हमारा देश जो है स्वच्छ भारत मिशन की तरफ ले जा सके। ओके, तो ये था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस, ओके, एक और है इसी से रिलेटेड गाइस, बायोमास बोल सकते हैं, बायोगैस कहते हैं। ओके, ये कैसे पूरा काम करता है? देखो, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, इसको मशीन में डाल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बायो फर्टिलाइजर भी होता है, यहाँ से बायोगैस भी है। बायोगैस से क्या हम लोग बिजली, इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल गैस पाइपलाइन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसका गाइस है कि इसका कहाँ से यूज हो सकता है, ठीक है। सोलर सेल से फोटोसिंथेसिस होती है गाइस। ओके, तो यहाँ से ये सब चीज देख सकते हो आप। ओके, तो ये पूरा गोवर्धन एक मिशन भी मैंने कवर कर दिया इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गाइस आवर पोषण मिशन। ओके, पीएम पोषण। ओके, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये पोषण जो मिशन है या कोई भी इनिशिएटिव है गाइस, कोई भी स्कीम है, वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। सेकेंडली, आप लोग गाइस बहुत बार सुने होंगे गाँव में या शहरों में हम लोग पढ़ते हैं मिड डे मील स्कीम, राइट। मिड डे मील स्कीम जिसमें क्या है, हमारे 8 तक के बच्चों को फ्री में खाना प्रोवाइड किया जाता है, राइट, स्कूल में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में। ओके, तो उसको हम लोग मिड डे मील स्कीम बोलते हैं गाइस। ओके, बट याद रखना कि ये मिड डे मील स्कीम अभी रिसेंटली जो है, अभी क्या है कि रिसेंटली स्मृति ईरानी जी जो कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर। उन्होंने रिप्लेस कर दिया है मिड डे मील स्कीम को किसके किसके साथ? पीएम पोषण अभियान के साथ। ओके, और ये मिड डे मील स्कीम जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। याद रखना, मिड डे मील स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। पीएम पोषण अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और पीएम पोषण ने अभी रिसेंटली जो है इसको रिप्लेस किया गया है किसको? मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण अभियान के थ्रू। ओके, इसका एम क्या है गाइस? ये देखो, जो मिड डे मील हम लोग खाना दिया जाता है, ऐसा तो नहीं है कि लोग गरीब हैं इसलिए खाना दिया जाता है। उसके बहुत सारे गाइस एम है। पहला एम है गाइस कि इसका माल न्यूट्रिशन लोगों के अंदर बहुत होती है, बच्चों के अंदर। ओके, माल न्यूट्रिशन का मतलब है गाइस कि उनमें उनका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वेस्टेड होते हैं, स्टंटेड होते हैं, अंडरवेट। ये तीनों वर्ड क्या है गाइस? ये चीज बहुत समझना है। वेस्टेड का मतलब गाइस होता है, पहले देखो तो एक नॉर्मल है इंसान, ठीक है, नॉर्मल इंसान है, उसकी अच्छी हाइट है, उसके हाइट की अपेक्षा उसकी वेट भी अच्छी है, ठीक है, उसका सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन वेस्टिंग क्या होती है या वेस्टेड क्या होती है कि हाइट तो ठीक ठाक है, हाइट तो अच्छी खासी है, बट हाइट की जितनी है उसकी अपेक्षा उसका क्या है? वेट कम है, पहला चीज। उसके बाद स्टंटेड क्या होती है? स्टंटेड का मतलब होता है कि हाइट तो कम है, ठीक है, बट उस हाइट की अपेक्षा जो है उसका एज बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि मतलब कि एज की अपेक्षा कोई मतलब 25 साल का है और फिर भी वो 4 फुट का है, तो इस किसके अंतर्गत रखा गया? ये 3 फुट का है, 2 फुट का है। ओके, तो उसको स्टंटेड के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके, और अंडर वेट का मतलब क्या है कि उसके हाइट की अपेक्षा उसका वेट जो है कम है। ओके, उसको अंडर वेट कहते हैं। तो यही कारण है कि इसका एम क्या है कि जो मॉल न्यूट्रिशन है, जो ये इश्यूज देखा जा रहा है, हाइट बहुत ज्यादा है फिर भी वेट कम है, हाइट बहुत कम है और एज बहुत ज्यादा है, हाइट लो हाइट है और एज की अपेक्षा, तो ये सारी चीजें जो है दूर करने के लिए इन्होंने मिड डे मील स्कीम को लेकर आया था, जिसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है पीएम पोषण अभियान के थ्रू। ओके, एक इंडेक्स है गाइस जो कि वर्ल्ड लेवल पे प्रस्तुत की जाती है। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और शायद इन फ्यूचर पूछा भी जा सके ये। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत बार पूछा गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जो है स्टैब्लिश किया या क्या बोलते हैं इसको, पब्लिश की जाती है। ओके,
तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स गाइस याद रखना, वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा जो है पब्लिश की जाती है। ओके क्लियर? ओके तो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, क्या है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी। एनसीआरबी के बारे में गाइस कुछ चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि एनसीआरबी बस ऐसे स्टेब्लिश कर दिया गया। पहली बात, एनसीआरबी किसके अंतर्गत आती है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, एनसीआरबी जो है स्टेब्लिश किया गया था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ऐसा नहीं डायरेक्टली जो है इसको स्टेब्लिश कर दिया गया, चलो ठीक है ब्रांच बना देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको जो है गाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के टास्क फोर्स के द्वारा पहली बात, और दूसरा नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा मिल रिकमेंडेशन से इसको स्टेब्लिश किया गया, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ओके, इसका एम क्या है गाइस? इसका एम है कि गाइस ये कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है क्राइम के डेटा को। और ये क्राइम का डेटा कहां से कलेक्ट करेगा गाइस? ये कलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी। आईपीसी में इंडियन पिनल कोड के थ्रू, और स्पेशल और लोकल लॉ जो है उसके बेस पे ये डाटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है। ओके, और इस एनालिसिस के बाद गाइस वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रट लेना है, चाहे जैसे भी याद रखना, एनसीआरबी का रिपोर्ट्स। ओके, ये 4 रिपोर्ट गाइस याद रखना, किसी भी तरीके से हमेशा आपको याद रहना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या क्या रिपोर्ट। पहला है कि पहला रिपोर्ट इसकी क्राइम इन इंडिया, इस पे एक रिपोर्ट देता है। उसके बाद ये भी प्रस्तुत करता है गाइस की एक्सीडेंटल सुसाइडल इन इंडिया, कि मतलब कि जो एक्सीडेंट या सुसाइड केसेस होते हैं उसमें कितना डेटा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, ये सारे प्रस्तुत करता है। ओके, फिर प्रिजन का स्टेटस क्या है गाइस, जेल की स्थिति क्या है, उसकी डेटा प्रस्तुत करता है। ओके, क्राइम स्टैटिक है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, तो इसके भी डेटा प्रस्तुत करता है गाइस, ये भी रिपोर्ट प्रस्तुत है, ये मंथली बेसिस पे करता है। ओके, इतना चीज समझ में आया कि ये चारों रिपोर्ट याद रख लेना, रट लेना, चाहे जो भी कर लेना, बट भूलना नहीं है। बाय द वे मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिवीजन भी सारी चीजें करवा दूंगा अपकमिंग लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस कि इंडिया और जो यूएसए का जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है गाइस, वो क्या है? याद रखना, इंडिया ने अभी तक यूएसए के साथ ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं टिल 2020 तक। इसके बारे में नहीं पूछेगा कि एग्रीमेंट किसके बारे में था, बट हाँ ये 4 नाम ऑप्शन में दे सकता है, पूछ देगा कि इंडिया और यूएसए के बीच का जो एग्रीमेंट साइन किया गया था वो कब, या फिर कौन कौन से एग्रीमेंट। हो सकता है कि कोई और नाम दे दे, ठीक है, तो देख लेना कि ये GSOMIA जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ओके, 2002 में इसको लॉन्च किया गया। लिमोआ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया 2016 में। कोमकाशा कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया था 2018 में। बेकाल साइन किया गया था 2020 में, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ओके, तो ये 4 जो है एग्रीमेंट गाइस, फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और यूएसए के बीच में। ये अभी लास्ट टाइम या आई थिंक किसी स्टेट पीएससी में या यूपीएससी में ऐसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया और यूएसए के जो एग्रीमेंट्स कौन कौन से। उसमें एक बेका था, बेका उस टाइम पे शायद नहीं साइन किया गया था, लेकिन रिसेंटली 2020 में इसको साइन कर दिया गया है। ओके, तो इसको जो है याद रखना। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है गाइस की गुपकर अलायंस। ओके, ये गुपकर अलायंस गाइस क्या है? बेसिकली अभी आपने पता होगा कि मोदी गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली अभी जो आर्टिकल 35, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 370 यहाँ लिखता हूँ तो याद दिखेगा आपको, आर्टिकल 370 और 35A के थ्रू जो है जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको उन्होंने रिवोक कर दिया गया, उसको हटा लिया पूरा स्पेशल स्टेटस। ओके, तो उसके विरोध में गाइस यहाँ पे जो गुपकर अलायंस जो है साइन किया गया, बहुत सारे पार्टीज के द्वारा मिलकर के साइन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉल ओके अलायंस बिटवीन द सेवरल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, इसका एम था कि स्पेशल स्टेटस अलोंग विद द आर्टिकल अर्सवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर। ओके, इसको फारूक अब्दुल्ला के प्रेसिडेंट के अलायंस में जो है इसको शामिल साइन किया गया था। कभी कुछ नहीं पूछेगा, बट कभी एग्जाम में पूछ दिया गया गुपकर अलायंस कहाँ किस चीज से रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हुआ गुपकर अलायंस के बारे में तो आप जरूर जाकर के 2 नंबर आराम से पा सकते हो। ओके, ये सारे के सारे न्यूज गाइज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हैं,
2021 की। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ कि 6 मंथ के करंट अफेयर में बहुत ही डिटेल में कवर करने वाला हूँ, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट गाइज हमारा टॉपिक है परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ये परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स क्या है गाइज, ये चीज समझो आप। ओके, तो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गाइज ये क्या करता है कि ये किसी भी कंपनी के, आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, जो ये मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर कंपनी की क्या बिजनेस एक्टिविटी को दर्शाता है। ओके, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्टिविटी क्या है, और सर्विस एक्टिविटी क्या है। ओके, ये गाइज अगर बात करें तो ये जो है काउंट किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कैलकुलेशन के, तो 0 से 50 नंबर के बीच कैलकुलेशन किया। कभी आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बट इसको नंबरिंग दी जाती है गाइज 0 से 100 के बीच में। ओके, याद रखना, अगर ये पॉइंट पीएमआई परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अगर 50 से ज्यादा है, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो एक्सपेंड कर रहा है। ओके, मतलब कि बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पावर उस कंपनी की बढ़ रही है। अगर इसकी पीएमआई 50 से ज्यादा है, अगर पीएमआई जो है 50 ही है, ओके एग्जैक्टली 50 है, तो कहा जाएगा ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग घट रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कांस्टेंट रूप से चल रही है। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बिलो 50 है गाइस, तो याद रखना कि उसकी पीएमआई अगर बिलो 50 है, जिसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग उसका डिक्रीज हो रहा है। ओके, पीएमआई का जो डेटा है वो गाइस कौन प्रस्तुत करता है, ये याद रखना कि इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट करता है, आईएसएम करता है। ओके, ये रिलीज करता है पीएमआई डेटा को, किस बेसिस पे, मंथली बेसिस पे गाइस, ये मंथली बेसिस पे इसको रिलीज करता है। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ का नया ऑर्डर आया, फिर इन्वेंट्री लेवल क्या है, प्रोडक्शन उसका कैसा है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन का सप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट इन्फोर्समेंट कितनी है। ठीक है, तो ये पूरी डेटा दिखाता रहता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ओके, इसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा इसको। ओके, इसको समझाने के लिए गाइज मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लूंगा। ओके, तो एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ किसी चीज का। ओके, कोई मोबाइल कंपनी का ही ले लेते हैं। ओके, पहले तो आप समझ लो कि ये सर्कुलर इकोनॉमिक क्या है। देखो, मैं सर्कुलर इकोनॉमिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। ओके, देखो कोई एप्पल की कंपनी है मान लो। ओके, एप्पल है। ओके, एप्पल की कंपनी है। अब ये कंपनी क्या करेगी गाइस, आप जरा देखो कि पहला क्या करेगी, डिजाइन करेगी। डिजाइन प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट को डिजाइन करेगी। प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद गाइस क्या होगा दूसरे नंबर पे, देखो प्रोडक्ट डिजाइन करने के बाद गाइस, ओके, इसका प्रोडक्शन भी तो होगा। प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब कि उसका लुक कैसा होना चाहिए, सब कुछ कैसा होना चाहिए, उसका इसका प्रोडक्शन फिर कैसा होगा, राइट। जब डिजाइन हो जाएगी तो प्रोडक्शन करते हैं हम लोग उसका। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जब प्रोडक्शन हो गया गाइस, तो प्रोडक्शन होने के बाद गाइस इसको क्या करना पड़ेगा, रिटेल के पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या होगा गाइस कि इसको क्या करेंगे लोग, कंजप्शन भी तो करेंगे, राइट। लोग यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आप जरा, मैं जो चीज पढ़ाने वाला हूं मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट कंजप्शन के बाद गाइस क्या हो रहा है, जरा आप सोचो, कंजप्शन के बाद जो लोग यूज करेंगे इसको, तो क्या होगा, मोबाइल खराब भी होगा। मोबाइल खराब होगा तो इसका रिपेयर भी किया जाएगा, राइट। रिपेयर एंड रीयूज करें, रिपेयर करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रीयूज करेंगे। ओके, अब जरा सोचो कि जब रीयूज करोगे आप, ओके, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो है इसको लाइक हम रिपेयर कर दिया, रिपेयर करने रीयूज किया, ठीक है। रीयूज करने के बाद गाइस क्या होगा कि हो सकता है फिर से इसका वेस्ट जनरेट हो जाए, राइट, क्योंकि कुछ पार्ट खराब हो जाएंगे जिसको बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, हो सकता है बाद में मोबाइल ही खराब हो जाए। ओके, तो रेजिडुअल, रेजिडुअल वेस्ट हम कहते हैं जिसको। ठीक है, वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, जब वेस्ट जनरेट होगा गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिसाइकलिंग करेंगे। रिसाइकलिंग करेंगे। ओके, और रिसाइकलिंग करने के बाद हम लोग फिर से क्या जनरेट कर देंगे, 7वां नंबर था, ये 8वां क्या था हमारा, 8वां हमारा रिसाइकलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल निकाल देंगे इसका। रॉ मटेरियल से फिर हम लोग डिजाइन करेंगे प्रोडक्ट। ये एप्पल का मैंने इसलिए एग्जांपल लिया गाइस, एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि हमारी सर्कुलर इकोनॉमिक फॉलो करती है। कौन सा इकोनॉमिक,
सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, सर्कुलर इकोनॉमिक गाइस देखो यहाँ से रॉ मटेरियल से स्टार्ट किया इन्होंने, डिजाइन प्रोडक्ट किया, प्रोडक्शन किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंजप्शन किया, रिपेयर किया, रेजिडुअल वेस्ट हुआ, रिसाइकलिंग हुआ, फिर रॉ मटेरियल फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये प्रोसेस गाइस चलता रहता है। ये एप्पल की कंपनी, यही कहलाती है गाइस सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आप फिर से फिगर देखोगे जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ठीक है, उसके बाद रिटेलर के पास जाया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर कंजप्शन हुआ गाइस, फिर रीयूज, रिपेयर, रिसाइकलिंग हुआ, फिर रिसाइकलिंग सेक्टर में चला जाएगा, फिर से वहां से फिर से ये इस प्रोसेस पे आ जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें थी। एक और टॉपिक बहुत ही स्मॉल है बट इसको समझना पड़ेगा। ओके, नॉर्ड स्ट्रीम एंड तापी। नॉर्ड स्ट्रीम का गाइस ये एक पाइपलाइन है, गैस की पाइपलाइन है गाइस। देखो गैस की पाइपलाइन है, याद रखना गैस की पाइपलाइन, ये एरिया क्या है, रसिया है गाइस, कि रशिया है। ये गाइस रसिया से जो है जर्मनी तक ये पाइपलाइन गई हुई है, ठीक है। और ये पाइपलाइन दोनों देखो, एक दो पाइपलाइन है, एक नॉर्ड स्ट्रीम ये है और एक नॉर्ड स्ट्रीम ये है। इसको नॉर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, इसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 बोलते हैं, दो पाइपलाइन। ओके, ये दोनों पाइपलाइन का डिफरेंट डिफरेंट एरिया से जो है जर्मनी में पहुंचे हैं। ओके, और यहाँ से डायरेक्टली गैस सप्लाई होती है। ओके, ये चीज समझ आया। ओके, ये पाइपलाइन कभी कभी एग्जाम में पूछा, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है कौन सी कंट्री में या कौन कौन सी कंट्री के बीच का पाइपलाइन है, तो बता सकते हो रशिया और जर्मनी के। दूसरा पूछ लिया कि कौन से सी से होकर जाती है, तो याद रखना गाइस ये जो सी आप देख रहे हो राइट, ये बाल्टिक सी है। कौन सा सी है, बाल्टिक सी। ओके, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये इससे क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम एक गैस पाइपलाइन है, किसके किसके बीच है, रशिया और जर्मनी के बीच। कौन से सी से होकर जाती है, बाल्टिक सी से होकर जाती है। ओके, ये क्वेश्चन है। दूसरा गाइस कभी कभी पूछ देगा कि तापी पाइपलाइन क्या है। तापी क्या है, तापी एक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। ओके, जो कि प्रपोज किया गया था 4 कंट्री के लिए, 4 कंट्री से होकर के इंडिया में जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं तुर्कमेनिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे गैस अवेलेबल हैं, ईंधन के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं उसके। इंडिया इस पाइपलाइन पे काम कर रहा है, बट अभी भी जो है अफगानिस्तान की हालत ऐसी खस्ता है और पाकिस्तान से हमारी अच्छी बनती नहीं, तो ये जो है प्रोजेक्ट जो है अभी ठंडे बस्ते में चली गई है। बट याद रखना तापी पाइपलाइन जो है स्टार्ट किया गया था तुर्कमेनिस्तान से इंडिया में गैस सप्लाई करने के लिए, जो कि 2 कंट्री ऑलरेडी विल बी बेनिफिटेड, एक अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान। ओके, ये बेनिफिट हो जाएंगे इससे। ओके, तो ये कौन कौन सी, टी का मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान, पी का मतलब है पाकिस्तान, आई का मतलब है इंडिया। तापी का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के गैस पाइपलाइन है, जो कि तुर्कमेनिस्तान से इंडिया तक जाती है। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई गाइज। कल के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट अनदर टॉपिक, और ये सारे टॉपिक गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत डिटेल से कवर किया, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर है। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर भी को लगता है कोई सजेशंस या एनीथिंग एल्स, let me know. Definitely I will work on this and I will give you the very good content so that you will be able to clear your prelims examination. You will don't feel hesitated while attempting the current affair question. Thank you so much guys, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।